दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका कंपटीशन वॉर यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर करंट अफेयर्स की एक सीरीज चलाई जा रही है, जिसपे मंथली करंट अफेयर्स हम उसको पार्ट वाइज बांट कर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे अभी तक हमने जो राष्ट्रीय घटनाक्रम था, राष्ट्रीय घटनाक्रम और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम यानी कि इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स था, उसको हमने डिस्कस किया, जिसके 2 वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दिया हुआ है। साथ ही दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कंपटीशन वॉर के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक, जहां पर डेली बेसिस पे आपको द हिंदू और पीआईबी की करंट अफेयर्स वो भी हिंदी में प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा और डिस्क्रिप्शन में जाके ये दोनों वीडियोस आप जरूर देखें। उसके बाद यहां से कंटिन्यू करेंगे तो आपको कहानी अच्छे से समझ आएगी। वैसे तो सेपरेट भी देखा जा सकता है, लेकिन हाँ, सीक्वेंस वाइज देखने की बात कुछ अलग होती है। दोस्तों, आर्थिक घटनाक्रम इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और ये मेरे द्वारा डिस्कस किया जाता है। तो चलिए आइए फटाफट से शुरू करते हैं और लेते हैं पहली घटना हमारी क्या है, देखते हैं उसे। सेक्शन में पहली घटना जो है पीएम प्रणाम योजना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि ये योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, इसलिए ये योजना काफी इंपॉर्टेंट है और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे रही है और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात की जा रही है। तो इसलिए ये योजना कुल मिलाकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप प्रधानमंत्री की तस्वीर देख सकते हैं और इस योजना का कितना इंपॉर्टेंस है आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं पीएम प्रणाम योजना। दोस्तों, इस योजना का जो पीएम प्रणाम योजना है, इसका प्रस्ताव सितंबर 2022 में ही रबी अभियान के तहत कृषि पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान ही इसका प्रस्ताव रखा गया था। इस योजना का सितंबर 2022 में क्या हुआ, रबी अभियान के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, उसमें इस योजना का प्रस्ताव सितंबर 2022 में रखा गया। उसके बाद दोस्तों, ये जो पीएम प्रणाम योजना है, इसका उल्लेख हमारी जो माननीय वित्त मंत्री महोदया है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने जब 2023-24 का वित्त वर्ष का बजट पेश किया, उसमें इस योजना का अपने भाषण के अंदर उन्होंने जिक्र भी किया। तो कुल मिलाकर दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीएम प्रणाम योजना। दोस्तों, पीएम प्रणाम योजना जो है, इसका उद्देश्य आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए इरेज हो गया, तो ये एक बार थोड़ा सा फिर से मैं कर देता हूं। कई बार होता है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इरेज हो जाता है। तो बजट के अंदर इसकी बात की गई थी। इसके उद्देश्यों की दोस्तों बात करें हम लोग, तो जो पीएम प्रणाम योजना है, इसका उद्देश्य है रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करते हुए, यहाँ पर आप ध्यान रखना कि जो यूरिया वगैरह है, जो व्हाइट वाली यूरिया होती है, उन सब चीज को कम करते हुए वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देना। वैकल्पिक उर्वरक कौन से हो सकते हैं, तो यहाँ पर आप वैकल्पिक उर्वरक देख सकते हैं। ये गोबर की खाद है, यानी कि कार्बनिक कृषि की बात की जा रही है। तो वैकल्पिक उर्वरकों को इसमें बढ़ावा देते हुए उर्वरकों का सतत एवं संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है दोस्तों, सस्टेनेबल यूज को यहाँ पर बढ़ावा देने की बात की गई है पीएम प्रणाम योजना में। तो रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों का मतलब प्रयोग करना। और वैकल्पिक उर्वरकों में जैसे आपकी ये एक गोबर वाली खाद जो ऑर्गेनिक कृषि के लिए प्रयोग की जाती है, वो हो सकती है। दोस्तों, इसमें सरकार जो है जैविक खेती से पैदा होने वाले उत्पादों की मार्केटिंग पर जोर देगी, जिससे क्या होगा, किसानों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो यूरिया जैसी चीजों को खरीदना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा उनका रख रखाव, जैसे यूरिया मतलब जो खाद होती है वैसे खराब होने का डर होता है, तो गोबर खाद आराम से इस्तेमाल की जा सकती है। और भी जो वैकल्पिक खादें हैं वो उपलब्ध करा करके किसानों की इससे क्या होगा, फायदा कैसे मिलेगा, आर्थिक लाभ भी इनको प्राप्त होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना ये है कि किसानों की आय जो है वो दोगुनी की जानी चाहिए। तो उन सब चीजों के लिए ये एक कदम हो सकता है, ये भी एक कदम है आय को दोगुना किए जाने के संबंध में। दोस्तों, इस योजना के तहत सरकार सब्सिडी देगी, तो सब्सिडी के द्वारा पर्यावरण के अनुरूप कृषि प्रथाओं को बढ़ावा दिया जाएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा और कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के दीर्घकालिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया जाएगा। तो जो एग्रीकल्चर इकोसिस्टम है उसका सस्टेनेबल यूज करने की बात इसमें की जा रही है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये योजना अच्छे से समझ आ गई होगी
और ये योजना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आती है। पहले भी अभी भी पूछी जा चुकी है कुछ एग्जाम्स के अंदर, और आगे भी पूछे जाने की संभावना इसकी बराबर है। और बजट में प्रस्तुत की गई थी 2023-24 के, ये याद रखना। लेकिन इसका प्रस्ताव सितंबर 2022 में जो रबी अभियान के तहत कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, उसके दौरान पीएम प्रणाम योजना का जो प्रस्ताव है वो पेश किया गया था। तो पीएम प्रणाम योजना में इतना आपके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। दोस्तों जो हमारी अगली योजना है वह है IMT राजमार्ग परियोजना। यहां पर MIT लिखा हुआ है तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप IMT पढ़ना। ठीक है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग परियोजना, इसका जो है 70% जो वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसके संबंध में न्यूज है। तो दोस्तों म्यांमार के रास्ते, यानी कि ये यहाँ पे आप म्यांमार, यहाँ थोड़ा सा इरेज कर देता हूं इस चीज को। ठीक है, ये इरेज हो गया। अब यहाँ थोड़ी सहूलियत मिलेगी आप लोगों को समझने में। दोस्तों ये जो IMT है उसमें इंडिया पहले है, भारत, तो देखिए म्यांमार, भारत, म्यांमार के रास्ते भारत और थाईलैंड को सड़क मार्ग से कनेक्टिविटी करने के लिए IMT हाईवे प्रस्तावित है, जो कि 2027 तक पूरे होने की संभावना है। वर्क चल रहा है, प्रस्तावित नहीं है। ये थोड़ा सा मिस्टेक है मेरी तरफ से, इसके लिए आपसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। 2027 तक ये जो राजमार्ग परियोजना का काम है वो पूरा हो जाएगा, ऐसा कहा हमारे राजमार्ग जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी साहब ने। और दोस्तों ये सड़क कितनी लंबी है इसको आप देखना, 14,000 किलोमीटर लंबी है सड़क। भारत में कहां से, मणिपुर के एक जगह है मोरे, वहां से म्यांमार के रास्ते थाईलैंड की माईसोत को जोड़ेगी। थाईलैंड की जगह है जहां तक जानी है। ठीक है, थाईलैंड का क्या है, माईसोत। यहां इरेज कर देता हूं, आपको अच्छे से देखने में सहूलियत मिलेगी। तो थाईलैंड के कहा माईसोत को और भारत के मणिपुर के मोरे से ये सड़क मार्ग जोड़ेगा। और आगे इसका जो विस्तार है सड़क मार्ग का, आसियान कंट्रीज के अन्य देशों तक जाएगा। अभी आसियान भी साइड में मैं मैप के थ्रू आपको समझाऊंगा। दोस्तों इस परियोजना से आसियान जो कंट्रीज हैं उनके साथ भारत की कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी, जिससे इन देशों के साथ व्यापार सड़क मार्ग से हो सकेगा। ठीक है दोस्तों, अब आसियान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आसियान है क्या। तो आसियान दोस्तों, इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में, यानी कि 8 अगस्त 1967 को कहां हुई थी, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। ठीक है, 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में कहां हुई, आसियान की स्थापना हुई। तो दोस्तों वर्तमान में आसियान में कितने मेंबर कंट्रीज हैं इसको देखना, ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। इसके कितने सदस्य देश हैं, 10। तो याद रखना कि आसियान के मेंबर कंट्रीज हैं 10। और आसियान का मुख्यालय दोस्तों है इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, वहां पर है। फिलहाल अभी इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो चेंज हो चुकी है, तो आप इंडोनेशिया की कैपिटल, मुझे थोड़ा सा भूल रहा हूं कौन सी है या प्रस्तावित है अभी, तो उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएंगे। अब थोड़ा मैप खेल लेते हैं। तो यहां पर मैप देखिए, ये मैप आप देखिए। अब देखिए यहां पर क्या है, इंडिया है और ये जगह है मोरे, ये मणिपुर है, मणिपुर का मोरे तामू, और मोरे से सीधा एंटर किए कहा, म्यांमार में। और म्यांमार के इन पॉइंट्स को जोड़ते हुए ये ग्रीन आप देख ही रहे हैं, म्यांमार की राजधानी नेपिटा भी होते हुए फिर बागो, उसके बाद एंटर कर जाएगा थाईलैंड में। और थाईलैंड का माईसोत ये जगह है। तो ये 3 देश इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड इसमें है, इसलिए IMT या MIT जो भी आप बोले, लेकिन IMT इसका शुद्ध रूप है क्योंकि इंडिया से चल रही है, उसके बाद म्यांमार, फिर थाईलैंड इन्वॉल्व है। तो ये मैप आपको मदद करेगा IMT को जानने के लिए। ठीक है, ये मैप आप याद रखना। आगे अब मैं थोड़ा सा आसियान कंट्रीज आपको दिखा देता हूं। ये आसियान ग्रुप का कंट्रीज है, ये मैप में आप इसको देख लेंगे थोड़ा सा ज्यादा अच्छा हो जाएगा। आसियान के पूरे 10 के 10 आइए देख लेते हैं। ये ब्लैक वाला पार्ट पहला, ये म्यांमार हो गया आपका।
फिर ये रेड वाला ऊपर से लाओस हो गया, फिर ये येलो वाला जो पार्ट है यहाँ पर येलो वाला ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, क्या हो गया म्यांमार, येलो वाला पार्ट, येलो वाला सॉरी ब्लैक वाला ये जो है ये म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया येलो वाला पार्ट तीसरे नंबर पर, सॉरी यहाँ कहाँ लिख दिया मैंने, ये इसको इरेज कर देता हूँ। म्यांमार है फर्स्ट नंबर पर, सेकेंड मैंने दिया लाओस को, और थर्ड है थाईलैंड, और आगे बढ़ चलेंगे तो सिंगापुर देखेंगे यहाँ पर, सिंगापुर कोने पे, और ये मलेशिया है, और मलेशिया दो हिस्सों में, याद रखना, तभी आपको मैं पढ़ाऊंगा तो मैं समझा दूंगा यहाँ पे। तो चौथा मान लो सिंगापुर हो गया, पांचवा मलेशिया हो गया, ये कंबोडिया यहाँ पर कंबोडिया हो गया छठा, और उसके बाद ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये वियतनाम है, सातवां हो गया। आठवां दोस्तों हो जाएगा ब्रुनई, आठवां ब्रुनई यहाँ पर है, छोटा सा लेकिन बहुत अमीर देश है। फिर इंडोनेशिया, आप ये छोटे छोटे आइलैंड्स की जो चेन देख रहे हैं बिखरी हुई, ये इंडोनेशिया है, और ये सुलावेसी आइलैंड है, ठीक है, और यहाँ पर मतलब ब्रुनई भी है, फिलीपींस भी है, और सॉरी फिलीपींस तो इधर है, ये वाला फिलीपींस है। तो 10वां क्या हो गया फिलीपींस हो गया, 9वां हो गया आपका इंडोनेशिया। तो कुल मिला के 10 आसियान कंट्रीज ये दक्षिण पूर्व एशिया के कंट्रीज मिलाकर बनते हैं। आई होप दोस्तों जो IMT राजमार्ग परियोजना है वो आपको अच्छा समझ में आ गई होगी। मैंने आसियान इससे संबंधित चीजें कवर करने की कोशिश की, आपको मैप भी समझा दिया IMT का अलग से और आसियान कंट्रीज का अलग से। तो ये आपके सहूलियत के लिए है कि आप कोई चीज बिल्कुल भूले ना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थर्ड न्यूज क्या है। दोस्तों जो हमारी तीसरी न्यूज है NIRF रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नेशनल लेवल की रैंकिंग है और ये एग्जाम के अंदर पूछी जाती रही है, ठीक है। तो दोस्तों 5 जून 2023 को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा वर्ष 2023 के लिए रैंकिंग की घोषणा की गई है। अब दोस्तों इस रैंकिंग के माध्यम से क्या होता है कि भारत में जो विभिन्न शैक्षणिक संस्थान हैं उनकी उत्कृष्टता और उपलब्धियों के आधार पर उनका जो प्रदर्शन है उसको एक रैंकिंग के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट मैंने फैक्ट्स इन्वॉल्व कर दिए हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है वही मैं डिस्कस करता हूँ। फालतू चीजें बताकर आपको बोर करना और आपका टाइम वेस्ट करना ये मुझे बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं खुद एक विद्यार्थी हूं, सीख रहा हूं, तो मैं आपके टाइम का जो महत्व है वो समझ सकता हूं। तो आपको फालतू आचा पाचा देश की चीजें बता के मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता। तो दोस्तों टू द पॉइंट पढ़ेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो ज्यादा रहेगा, अच्छा रहेगा और सिलेक्शन भी जल्दी होगा, क्योंकि टाइम का बहुत महत्व होता है, वैसे भी बड़े बुजुर्गों ने कहा है। तो चलिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो NIRF रैंकिंग 2023 है उसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो मद्रास रहा है यानी कि IIT मद्रास, उसने लगातार 5वें वर्ष समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। आप समग्र क्या, जैसे ओवरऑल एक रैंकिंग बनाई जाती है, दूसरी यूनिवर्सिटीज के लिए बनाई जाती है, कॉलेजेस के लिए, रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए, फार्मेसी के लिए, मेडिकल के लिए, डेंटल के लिए, लॉ के लिए, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के लिए, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स के लिए और इनोवेशंस के लिए। तो ये सारी कैटेगरीज हैं, ठीक है, एक ओवरऑल कैटेगरीज हो जाती है और बाकी सब डिवाइडेड है अलग अलग सेक्टर्स के। तो ओवरऑल कैटेगरीज में मद्रास, IIT मद्रास जो है वो टॉप पर है NIRF रैंकिंग 2023 के अंदर। अब दोस्तों ISC बेंगलुरु जो है वो सर्वश्रेष्ठ क्या घोषित हुआ है, कॉलेज वर्ग में आता है, यूनिवर्सिटीज बोल सकते हैं, तो विश्वविद्यालय के रूप में स्थान प्राप्त हुआ है, इसको सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है ISC बेंगलुरु, ठीक है, इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट बेंगलुरु, ठीक है। और दोस्तों इंजीनियरिंग में अब बात इंजीनियरिंग की करें तो अग्रणी इंजीनियरिंग संस्थान है IIT मद्रास, जो कि ओवरऑल रैंकिंग में भी टॉप पर है। तो IIT मद्रास जो है इंजीनियरिंग में टॉप पोजीशन पर रहा और दूसरे नंबर पर IIT दिल्ली, तीसरे पर IIT बॉम्बे है। अब दोस्तों मैनेजमेंट का भी इंस्टीट्यूट है ये मैनेजमेंट वाला, तो मैनेजमेंट की कैटेगरी में अग्रणी जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है वो IIM अहमदाबाद है, ये लगभग हर वर्ष टॉप पर ही रहता है। IIM बेंगलुरु भी है, IIM
कोझिकोड भी है, तो ये कोझिकोड तीसरे स्थान पर है और बेंगलुरु दूसरे स्थान पर, और IIM अहमदाबाद ये टॉप पोजीशन रखता है मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के मामले में। अब अग्रणी यूनिवर्सिटीज, ये यूनिवर्सिटीज हैं, तो यूनिवर्सिटीज में ये रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय अग्रणी विश्वविद्यालय है, ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना। ओके, तो NIRF की जो रैंकिंग है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तमाम परीक्षाओं में इसके पूछे जाने की संभावना अत्यधिक रहती है। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये इसका एक संस्थान है, आप इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और ये जो आधार होते हैं, जो रैंकिंग होती है इनकी अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग, जैसे इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के लिए, ये भी आप थोड़ा सा देख लेना, फिलहाल मैंने आपको बता ही दिया, जरूरत नहीं। आगे चलते हैं, देखते हैं अगली कौन सी महत्वपूर्ण न्यूज है। दोस्तों RBI के जो गवर्नर हैं, ये देख सकते हैं शक्तिकांत दास साहब, और RBI का लोगो भी आपको दिख गया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारी चौथी न्यूज है अंतर्दृष्टि, वो क्या है, RBI से रिलेटेड कुछ न्यूज है। तो आइए देख लेते हैं कि अंतर्दृष्टि है क्या। तो दोस्तों पहले लिख दे रहा हूं, अंतर्दृष्टि इंपॉर्टेंट कैटेगरी की एक न्यूज है, आप लोग बिल्कुल इसको हल्के में मत लेके चलना। तो दोस्तों 5 जून 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो रहे हैं शक्तिकांत दास जी, उन्होंने अंतर्दृष्टि नाम से एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड, ये याद रखना, अंतर्दृष्टि क्या है, वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया है, फाइनेंशियल इंक्लूसिव डैशबोर्ड लॉन्च किया है। किसने, हमारी जो भारतीय रिजर्व बैंक की गवर्नर हैं मिस्टर शक्तिकांत दास साहब। और इस जो अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड है, इसका प्राथमिक उद्देश्य आप लोग समझते चलेंगे। तो दोस्तों इसका उद्देश्य जो है, यह प्रमुख मैट्रिक्स और संकेतकों का विश्लेषण करके वित्तीय समावेशन की जो वर्तमान स्थिति है उसका आकलन करेगा, यानी कि असेसमेंट के लिए एक डैशबोर्ड बनाया गया है, किसके, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, जो वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में सरकार द्वारा और रिजर्व बैंक द्वारा कार्य किया जा रहा है। अब दोस्तों इसमें और क्या शामिल होगा, जैसे आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने, नीति निर्माताओं और हितधारकों को सक्षम बनाने में भी अंतर्दृष्टि जो डैशबोर्ड है वो मदद करेगा। और दोस्तों अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड इतना ही नहीं, जो बहुहितधारक दृष्टिकोण है उनके माध्यम से अधिक वित्तीय समावेशन की सुविधा भी प्रदान करेगा, ठीक है। अब दोस्तों वित्तीय समावेशन सूचकांक यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूसिव इंडेक्स जो है, जिसे AFI सूचकांक यानी कि FI इंडेक्स भी कहा जाता है के रूप में जाना जाता है, जो कि देश भर में वित्तीय समावेशन के स्तर का आकलन करने के लिए RBI द्वारा जारी किया जाता है। याद रखना, वित्तीय समावेशन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो RBI द्वारा, ये याद रखना, ये पहले भी एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। अब दोस्तों अब आपके दिमाग में ये भी चलेगा कि भाई वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल जो इंक्लूजन है वो है क्या, है ना, बराबर बात है, आपके दिमाग में होगा कि भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन की जो बात चली वो क्या है। तो दोस्तों वित्तीय समावेशन का जो मतलब होता है, वह उसका मतलब होता है कि समाज के पिछड़े एवं कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना, इसके साथ ही ये सेवाएं उन लोगों को वहन करने योग्य मूल्य पर मिलती रहे, अर्थात जो पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं जिनकी आय कम है, आप जानते हैं कि कम कमा पाते हैं, ठीक है, तो उनकी आय जो है, आय जो जितनी है उसमें वो वहन कर पाए, ऐसी सुविधाएं जो है प्रदान करता है बैंकिंग सेक्टर में, वित्तीय क्षेत्र में। तब क्या हो जाता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों और कम आय वाले लोगों को भी बैंकिंग सुविधाओं के साथ जोड़ना ही फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि वित्तीय समावेशन कहलाता है। तो आसान से आसान शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन अच्छे से समझ आया होगा और अंतर्दृष्टि जो है डैशबोर्ड भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको, ये जो न्यूज मेरे द्वारा डिस्कस की जा रही है, इनको आप बिल्कुल हल्के में मत लेके चलना, क्योंकि ये जो भी न्यूज मैं डिस्कस करता हूं, जो भी 10-12 पॉइंट या 4-5 पॉइंट किसी भी घटना के बारे में मैं बताता हूं, इन घटनाओं को इतने अच्छे तरीके से उन पॉइंट्स को शामिल करता हूं जिससे कि अगर उस चीज से संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आ रहे हैं तो वो आपके यहां से कवरअप जरूर होंगे, यानी कि
100% एक्यूरेसी वाला स्टडी मटेरियल मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो इसको आप लोग बिल्कुल हल्के में मत लेके चलिएगा, और अगर वीडियो आपको बढ़िया लग रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करते रहना। और दोस्तों जब शेयर करेंगे आप, तो जो लोग चैनल पर नए आएंगे वो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो थैंक यू मुझे इतना समय देने के लिए अपना। कीप वॉचिंग, आप फिर से आना इस चैनल पर, आपको बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक जो न्यूज है, मतलब जो जानकारी है वो मैं डेली देता हूँ, ये मेरा काम है। कंपटीशन वॉर नाम का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक भी मैंने बार बार बता दिया है कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस लिंक को ज्वाइन कर लें। और जब ज्वाइन करेंगे तो आपको इस तरह की एक इमेज वहां पर बन के जब आए, तभी आप चैनल को ज्वाइन करना, जहां पर दोस्तों द हिंदू जैसा जो प्रतिष्ठित अखबार है उसकी न्यूज और पीआईबी की न्यूज आपको हिंदी में यहाँ पर प्राप्त होगी। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ दोस्तों, आप लोग ना देखने के बाद ना यार प्लीज कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि अगर कैसा भी चल रहा है, अगर आप जैसा भी कमेंट करके हमें बताएंगे तो मैं सुधार करने के लिए रेडी रहता हूँ, ठीक है। आगे से जो भी आपको चीजें मिलेंगी बहुत ही ऑथेंटिसिटी के साथ मिले, ताकि आप किसी भी चीज पर बिलीव कर पाए अच्छे से, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।